हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं फ्रॉम फ्लिपकार्ट और किसी और भी वेबसाइट से। तो वहाँ पर कुछ करना नहीं होता है। बेसिकली आप जो टैग्स हैं HTML के अंदर अवेलेबल, उसमें आप जाओगे स्टेप बाय स्टेप एंड देन वहाँ से स्क्रैप कर लोगे। अब मुझे यहाँ पर आज के क्लास में ये करना है कि एक वेब पेज हो मेरे पास, ठीक है, एक क्लाइंट पेज हो मेरे पास, जहाँ से हम इसको इनपुट कराएंगे। जो भी सर्च करना है उसको इनपुट कराएंगे और सर्च पर जैसे ही हमने क्लिक किया, ठीक है, तो जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे वैसे ही वो डेटा को स्क्रैप करके लेकर आ जाएगा और डेटा को स्टोर भी कर देगा इन अ CSV फाइल। तो इस तरह से हम लोगों को ये पूरा का पूरा प्रोसेस करना है। अब इसके लिए आपके रिसोर्स सेक्शन में गिटहब URL जो है वो शेयर किया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाइए, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद फिर आप लैब के अंदर जाइए, डेटा साइंस वाले लैब के अंदर, और वहाँ से आप लॉन्च कर दीजिए फ्लास्क वाले लैब को। अब जैसे ही आप लॉन्च करेंगे, ठीक है, तो आपका फ्लास्क का लैब जो है विद इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लास्क, ये सब कुछ वहाँ पर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड। और आज का ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही सिंपल रहने वाला है हम लोगों का, कि इन सारे के सारे प्रोजेक्ट को हम लोगों को स्ट्रक्चर करना है। जो वेब पेजेस हैं उसको बनाने हैं। अगेन वेब पेजेस जो है वो आप नहीं बनाओगे एज अ डेटा साइंटिस्ट, वो जो UI UX वाला बंदा होगा आपके टीम के अंदर वो बनाकर आपको देगा। जो फुल स्टैक वाली टीम होगी वो आपको वहाँ पर बनाकर देगी, ठीक है। और आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे अपने APIs के साथ में, और APIs जो है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो APIs के बारे में ऑलरेडी हम लोगों को पता है। तो ये सारा कुछ क्लोज कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, जाते हैं यहाँ पर अपने वर्क स्पेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर app.py फाइल जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। कंसोल आप ओपन कर लीजिए, ठीक है, कंसोल आप यहाँ से ओपन कर लीजिए रन पाइथन कोड करके। तो यहाँ पर आपका टर्मिनल जो है ये टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। अब टर्मिनल यहाँ पर जैसे ही ओपन हो गया तो आप ls करोगे तो इसके अंदर अवेलेबल है ये सारे के सारे फाइल, जो कि ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट का खुद का फाइल है, उसके अंदर हम जाके उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो अब प्रोजेक्ट मुझे लेकर आना है गिटहब से, ठीक है। यहाँ पर गिटहब है और मैंने आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर्ड वे में बना के दिया हुआ है। स्टैटिक टेम्पलेट app.py फाइल, ये सारा का सारा चीज़ मैंने बनाकर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसको अब लेकर आना है आपको अपने लैब के अंदर। तो आप क्या करोगे, आप करोगे git clone क्लोन, और उसके बाद फिर ये वाला जो URL है ये कॉपी एंड पेस्ट कर दोगे। अब जैसे ही आप कॉपी एंड पेस्ट करते हो ये वाला URL, तो सारा का सारा चीज़ आपके लैब के अंदर अवेलेबल हो गया। आप देख सकते हो रिव्यू स्क्रैपर AWS मेन करके इस फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पर ls करोगे तो ये वाला फोल्डर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब ये वाले फोल्डर के अंदर सबसे पहले आपको जाना है, तो आप चेंज डायरेक्टरी कर दीजिए, CD चेंज डायरेक्टरी, और चेंज डायरेक्टरी करने के बाद फिर यहाँ पर आप कीजिए ये वाला फोल्डर का नाम। अब जितने भी फाइल हैं इस फोल्डर के अंदर वो सारे के सारे मेरे पास अवेलेबल हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे फाइल्स जो है ये मेरे पास अवेलेबल हो गए। अब मुझे रन करना है ये वाले फाइल को, ये वाले फाइल को मुझे रन करना है। मुझे चेक करना है कि ये सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको रन, तो इसको रन करने के लिए इस फोल्डर के अंदर आप ऑलरेडी हैं, ठीक है, ये वाले फोल्डर के अंदर आप ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर जाके आप सिंपल सा लिख दो, ठीक है, कि पाइथन app.py, इस फोल्डर के अंदर जाकर आप लिखोगे जहाँ पर ये सारे फाइल्स अवेलेबल हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर लिखते हो app.py फाइल, तो ये बोलता है कि ये फ्लास्क वाला मॉड्यूल जो है ये अवेलेबल नहीं है, फ्लास्क कोर्स जो है ये अवेलेबल नहीं है। क्यों यूज़ करेंगे ये बाद में बताएंगे, बट उसके पहले प्रोजेक्ट का सेटअप कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे मॉड्यूल हम लोगों ने आपको लिख के दिए हुए हैं requirement.txt में। अब देखिए जनरली होता ये है कि जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस समय बहुत सारे इंस्टॉलेशन आपको करने होते हैं, राइट, बहुत सारे इंस्टॉलेशन जो है वो आपको करने होते हैं। अब इतने सारे इंस्टॉलेशन आपको करने होते हैं, 1 by 1 अगर आप करोगे तो दैट इज़ नॉट अ फिजिबल अप्रोच। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक प्रोजेक्ट बना देते हैं requirement.txt फाइल, और जो भी मुझे इंस्टॉल करना है 1 by 1 यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं कि ठीक है ये वाले सारे के सारे चीज़ जो है मुझे इंस्टॉल करना है। अब सिंपल एक ही फाइल हम एग्जीक्यूट कराएंगे और ये सारा इंस्टॉल हो जाएगा एक ही बार में। आप 1 by 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन requirement.txt जो है ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है किसी भी पाइथन प्रोजेक्ट के लिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जाकर यहाँ पर आप requirement.txt जो है उसको एग्जीक्यूट करवा दोगे, ठीक है, उसको आप एग्जीक्यूट करवा दोगे यहाँ पर जाकर।
चलिए करवाते हैं यहाँ पर जाकर एग्जीक्यूट इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर खोल लेते हैं सबसे पहले तो रन पाइथन कोड वाला टर्मिनल, और यहाँ पर जाकर हम लोग इसको ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करवाने का। तो कैसे करेंगे, तो पिप इंस्टॉल -r और उसके बाद फिर लिख देंगे requirement.txt। अब यहाँ पर requirement.txt अवेलेबल नहीं है तो हमको जाना पड़ेगा बेसिकली फोल्डर के अंदर। तो रिव्यू वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर requirement.txt जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली पिप करेंगे, पिप इंस्टॉल, ठीक है, -r requirements.txt। ये जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हो तो जो भी आपने डाला हुआ है requirement.txt के अंदर, ठीक है, जो भी आपने डाला हुआ है requirement.txt के अंदर, वो सारा का सारा जो है स्टोर हो जाता है और सारा का सारा जो है अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इंस्टॉल। अब हम प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को रन हम कैसे करेंगे, ठीक है, क्या करना होगा जिससे मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही आप ls करते हो तो यहाँ पर आपका मेन फाइल जो है app.py फाइल ये अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, पाइथन app.py फाइल जैसे ही एग्जीक्यूट करते हो तो वैसे ही ये इसको रन करना शुरू कर देता है, और ये वाला जो मेरा पार्ट है ये सर्वर बन जाएगा और अपने आप ये जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो सर्विंग ऐप, फ्लास्क ऐप। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा शायद इशू आ सकता है अगर ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में ये वाला ऐप वाला जो लिखा हुआ है इसको आप कॉपी कर लो और इसके अंदर, ठीक है, सेम चीज़ आप रख दो ये वाले के अंदर, ताकि वो लैब के इन्वायरमेंट से जस्टिफाई कर सके। ठीक है, ओके। अब ये वाला फाइल जो है मेरा रन कर रहा है यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मुझे चलाना है। तो सिंपल सा लैब का जो यूआरएल है वो कॉपी कर लो और उसके बाद फिर आप यहाँ पर लिख दो 5000 पोर्ट नंबर। अब जैसे ही आपने लिखा लैब वाला यूआरएल और 5000 पोर्ट नंबर, ठीक है, जैसे ही आप लिखते हो लैब वाला यूआरएल 5000 पोर्ट नंबर, अब ये अवेलेबल हो गया आपके यहाँ पर, ये वेब पेज मेरा खुल गया। अब यहाँ पर अगर आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज कि iPhone 11 हम यहाँ पर सर्च करते हैं, तो अगर मेरा कोड प्रॉपरली काम कर रहा है तो सारा का सारा चीज़, सारा का सारा डेटा जो है मुझे लाकर यहाँ पर दे देगा। लेट्स सपोज कि मुझे चाहिए कि iPhone 12 Pro के बारे में जानना है, उसके रिव्यू के बारे में, तो हम यहाँ पर iPhone 12 Pro सर्च कर देंगे और जो भी डेटा होगा iPhone 12 Pro के बारे में, जो हम लोगों ने देखा था क्लास के अंदर भी, ठीक है, कि प्रोडक्ट हो गया, नेम हो गया, रेटिंग हो गया, कमेंट हेडिंग हो गया, माई कमेंट्स हो गया, ये सब कुछ आपको लाकर यहाँ पर दे देगा। बहुत ही सिंपल से वे में ये आपको यहाँ पर लाकर दे देगा और आपका पूरा का पूरा डेटा, आपका पूरा का पूरा फाइल जो है यहाँ पर अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं और मेरा प्रोजेक्ट जो है पूरा का पूरा यूआई में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए थोड़ा सा यूआई भी समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यूआई जो है वो समझ लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। तो एक्चुअली में जो हम लोगों ने कोड करा था लास्ट बार वही लिखा हुआ है और जो डेटा है वो भी आपका लाइक यहाँ पर फाइल बनना शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने लास्ट बार लिखा हुआ था वही चीज़ यहाँ पर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं अलग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बट जस्ट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, ध्यान से देखिए और ध्यान समझिए, और यहाँ पर हम लोग लॉग भी कर रहे हैं एक एक इन्फॉर्मेशंस को। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो हम सिर्फ यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं जो मेरा बेसिक लाइब्रेरी है। ठीक है, और मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा एक्सपोज करना है एज अ फ्लास्क एपीआई। तो ठीक है, हमने यहाँ पर फ्लास्क बना दिया, और जो हम हर बार करते हैं, राइट, जो हम हर बार करते हैं, तो फ्लास्क का ऐप हमने बना दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर होम पेज बना रहे हैं। होम पेज पर रेंडर क्या करवा रहे हैं, index.html पेज। ठीक है, अब index.html पेज कहाँ अवेलेबल होगा बाय डिफॉल्ट, तो वो टेम्पलेट के अंदर अवेलेबल होगा। मैंने कल वाले जो स्मॉल पाइथन प्रोजेक्ट था कैलकुलेटर वाला, उसके अंदर बताया था कि मेरा index.html पेज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, और इसके अंदर सिंपल सा HTML कोड लिखा हुआ है कि एक फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, एक फॉर्म दिया हुआ है, वो हिट कर रहा है रिव्यू वाले पर, वो एक इनपुट लेगा टेक्स्ट और उसके बाद फिर क्या करेगा, सबमिट कर देगा। तो ये जो फॉर्म है वो कल जैसा ही फॉर्म हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें सिर्फ हमने CSS जो कलर के लिए यूज होता है स्टैटिक वाले फोल्डर में रखा हुआ है, वो वाला हम यूज कर रहे हैं। मतलब जिसने कल वाला प्रोजेक्ट किया होगा वो आज वाला प्रोजेक्ट भी इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया कि एक्शन कॉल किया। ठीक है, एक्शन, और एक्शन किस पर कॉल होगा, /review पर। मतलब /review पर बेसिकली हमने लिखा कि अच्छा ये वाला पूरा फंक्शंस जो है इसको एग्जीक्यूट कर दो। बट उसके पहले जब बाय डिफॉल्ट आपका जिस पोर्ट पर लैब लॉन्च हो रहा है, ठीक है, और जिस पोर्ट पर ये वाला ऐप लॉन्च हो रहा है,
उस पर हमने क्या कर दिया, उस पर हमने कर दिया कि ठीक है रेंडर कर दो index.html को। तो ये मेरा जो है ये वाला पेज, ठीक है, ये वाला पेज मेरा क्या है, index.html है, जहां पर एक इनपुट जा रहा है, ठीक है, जहां पर एक इनपुट जा रहा है और एक बटन है और ये सर्च लिखा हुआ है, दैट्स इट। तो यहां पर ये लिखा हुआ है आपके index.html वाले पेज में कि आपको सर्च करना है, ठीक है, आपको सर्च करना है और उसके बाद फिर एक फॉर्म है जो एक्शन कॉल करेगा रिव्यू को, उसके अंदर हम टेक्स्ट डालेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है, सबमिट कर देंगे। और उस बटन का नाम हमने क्या दे दिया, हमने बटन का नाम दे दिया सर्च यहां पर। तो ये मेरा index.html पेज हो गया जो बाय डिफॉल्ट रेंडर कर लेगा अपने आप को जब भी आपका ऐप राउट पर लॉन्च होगा, तब उस टाइम में। ओके, चलिए ये तो हो गया मेरा ना। अब क्या करना है यहां पर, ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि आपने यहां पर ऐप राउट रिव्यू लिखा हुआ है और मुझे फॉर्म से डेटा आएगा। लेट्स सपोज कि मैं डेटा पास कर रहा हूं आईफोन 7 यहां पर, तो मुझे यहां फॉर्म से डेटा आएगा। तो आईफोन 7 जो मैंने डाला वो कहां पर आ जाएगा, वो मेरे यहां पर आ जाएगा, ठीक है, वही मेरे यहां पर आ जाएगा। मतलब जैसे ही कोई भी क्लिक करता है सर्च के ऊपर, जैसे ही कोई क्लिक करेगा सर्च वाले बटन के ऊपर, तो क्या कॉल कर देगा वो कॉल कर देगा ये वाले रूट को। अब इस वाले रूट पर क्या लिखा हुआ है, इस वाले रूट पर लिखा हुआ है बेसिकली ये वाला फंक्शन। तो मतलब क्या होगा कि जैसे ही कोई सर्च पर क्लिक किया ये वाला रूट कॉल हो गया, इस रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, बेसिकली मेरा ये फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अब फंक्शन में हमने क्या लिखा, तो जो भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया आपको वो सेम चीज इन स्ट्रक्चर्ड वे यहां पर लिखा हुआ है और कुछ भी अलग से नहीं लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, क्योंकि हम फॉर्म से डेटा पास कर रहे हैं। एंड आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। तो यहां पर हमने सिंपल सा ये लिख दिया कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अगर ये पोस्ट है, ठीक है, मेथड मतलब अगर आप फॉर्म के थ्रू डेटा डाल रहे हो तो ये वाला ऑपरेशन जो यहां पर लिखा हुआ है उसको कर दो। अब ऑपरेशन में हमने सिंपल सा एक्सेप्शन हैंडलिंग पहले तो कर दिया है और उसके बाद फिर हम फॉर्म से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी यहां पर इंटर करेगा, ठीक है, उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये फॉर्म है बेसिकली, ठीक है, तो इस फॉर्म से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे जो भी कंटेंट है, ठीक है, अब index.html पेज में आप देखोगे कि id इज इक्वल टू मैंने कंटेंट डाला हुआ है, तो जो भी कंटेंट है बेसिकली, ठीक है, फॉर्म से उसको यहां पर फेच कर लो। तो जो भी आप इनपुट डालोगे वहां से फेच हो जाएगा। और अगर आपने स्पेस दिया हुआ है, जो भी आपने इंटर किया यहां पर, अगर आपने बीच में स्पेस डाल दिया है, ठीक है, सर्च करते टाइम, तो वो क्या करेगा, सारा स्पेस हटाकर, ठीक है, सारा स्पेस हटाकर उसको रिप्लेस कर देगा विथ नॉन स्पेस। तो यहां पर हमने रिप्लेस कर दिया, तो इससे आपको मिल जाएगा यहां पर सर्च स्ट्रिंग। अब उस सर्च स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फ्लिपकार्ट का मेन यूआरएल था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था उसके साथ बस अपेंड कर दे रहे हैं। मतलब इसको हम लोग पैरामीटराइज कर दिया और कुछ भी अलग नहीं किया। मतलब लास्ट टाइम में हम लोग हार्ड कोड करके वैल्यू डाल रहे थे और इस टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइम हम लोग सिंपल यहां पर इसको डाल दे रहे हैं, ठीक है, अपेंड करके विद द फ्लिपकार्ट यूआरएल। और बाकी सारा कोड जो है एग्जैक्ट सेम है, कोई अलग नहीं है। आपका कोड जो भी हमने डिस्कस किया था वो एग्जैक्ट सेम कोड है। अब यहां पर डेटा आ गया, हमने उसको फॉर लूप के अंदर घुमा दिया और वन बाई वन, ठीक है, वन बाई वन वेरिएबल के अंदर वो सारे के सारे चीजों को हम लोग होल्ड कर रहे हैं। तो भले वो नेम वेरिएबल हो, भले वो रेटिंग वेरिएबल हो, ठीक है, भले वो कमेंट हेड वेरिएबल हो, ये सारे के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्टोर कर रहे हैं। और फाइनली हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब हर एक इटरेशंस में हम लोग एक डिक्शनरी यहां पर क्रिएट कर रहे हैं जहां पर उसको मैप कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड स्ट्रिंग सर्च, नेम, रेटिंग। तो जो भी आपको रेटिंग यहां पर आ रहा है, जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, वो सारे के सारे को हम लोग एक डिक्शनरी के अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। और इस डिक्शनरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हर बार एक डिक्शनरी बना रहे हैं, ठीक है, हर बार एक डिक्शनरी बना रहे हैं और इस डिक्शनरी को हम लोग अपेंड कर रहे हैं बेसिकली एक लिस्ट के अंदर। तो मेरा लिस्ट क्या हो गया, लिस्ट मेरा बेसिकली हो गया रिव्यू, ठीक है। तो एक लिस्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अपेंड करते जा रहे हैं, अपेंड करते जा रहे हैं, अपेंड करते जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज है, ठीक है, कि हम लोग यहां पर अपेंड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद फिर, ठीक है, रिव्यू यहां पर जब अपेंड हो जाता है तो उसके बाद फिर लास्ट में मुझे दिखाना कहां पर है, इस पेज के ऊपर, ठीक है, इस पेज के ऊपर मुझे दिखाना है यहां पर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि इस पेज के अंदर दिखाने के लिए फाइनली हम लोग रिटर्न करवा दे रहे हैं क्या, रेंडर टेम्पलेट। और उसके बाद फिर result.html जो है वो हम लोग यहां पर रेंडर करवा दे रहे हैं, ठीक है, result.html जो है यहां पर हम लोग इसको रेंडर करवा दे रहे हैं।
और रिव्यू इज इक्वल्स टू रिव्यूज, मतलब इस लिस्ट के अंदर जो भी डिक्शनरी आया हुआ था, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर जो भी डिक्शनरी आया हुआ था उसको हम लोग 1 बाई 1 निकाल रहे हैं यहां पर, और 1 बाई 1 उसके अंदर अपेंड करवा दे रहे हैं। तो जो भी मेरा रिव्यूज आया था वो सारा का सारा अपने आप क्या होगा, यहां पर अपेंड हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर रेंडर टेम्पलेट कर देगा। और इसीलिए मुझे result.html पेज के अंदर ये सारे डेटा मिल गए। अब result.html पेज के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, सिंपल सा एक टेबल हमने बनाया, ठीक है, एक टेबल हमने बनाया यहां पर, और टेबल रो है, और टेबल का हेडर हम रख दिया प्रोडक्ट नेम रेटिंग कमेंट माई कमेंट। तो यहां पर प्रोडक्ट नेम रेटिंग, तो ये एक टेबल हमने बना दिया, ठीक है, एक HTML टेबल हमने बना दिया। टेबल बनाने के जो टैग होता है वो होता है बेसिकली टेबल, सबसे ऊपर उसके बाद टेबल रो। तो हमने फर्स्ट रो बना दिया, फर्स्ट रो में हमने हेडिंग लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट रो में हमने हेडिंग लिख दिया, और उसके बाद फिर रिव्यू को हम इटरेट करवा रहे हैं यहां पर, और 1 बाई 1 रिव्यू के अंदर से प्रोडक्ट नेम रेटिंग सब कुछ निकाल कर ला रहे हैं, और सब कुछ इसके अंदर जो है स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। मतलब यहां पर आपको पेज के ऊपर जो है वो दिख जाएगा ये सारे के सारे रिव्यूज इन अ सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। सारा का सारा मेरा रिव्यूज क्या हुआ, यहां पर मेरे पास आ गया, ठीक है, यहां पर मेरे पास आ गया। तो इस तरह से हम एक एक करके टेबल डेटा में एक रो के अंदर, ठीक है, एक रो है उसके अंदर टेबल डेटा, तो एक रो के अंदर ये सारे डेटा, और उसको हम 1 बाई 1 करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इटरेशंस, ठीक है, पेज के अंदर इटरेट करवा के हम रिव्यूज यहां पर दिखा रहे हैं। अब ये रिव्यू क्या कहां से आ रहा है, तो रिव्यू बेसिकली आपका यहां से आ गया, ठीक है, कि इसके अंदर जो भी रिव्यूज है उसको एक एक करके इटरेट करवाओ और यहां पर कर दो। तो ये जो result.html पेज है, ठीक है, जो index.html पेज है, जो base.html पेज है, ये कुछ भी आपको खुद से नहीं लिखना होता है, ये बेसिकली आपके जो UI डेवलपर हैं वो लिख के देंगे, और आप बोलोगे कि ठीक है मुझे ऐसा डेटा आ रहा है इसको दिखाना है, तो वो दिखा देंगे, ठीक है, सिंपल ये हो गया। खुद से ही बना सकते हो आप, कोई बड़ा चीज तो है नहीं, तो जितने आप रो निकालना चाहो इसके अंदर, जितने और ज्यादा रो करना चाहो आप सब कुछ यहां पर दिखा सकते हो, सब कुछ यहां पर आप कर सकते हो। तो चलिए ये वाला मेरा सारा का सारा पार्ट जो है वो क्लीन हो गया, और ये URL पर मेरा डेटा आ रहा है। अब हम जो सर्च करना चाहें, ठीक है, जो सर्च करना चाहे, अगर कुछ अवेलेबल है तो उसके बारे में डेटा ला कर दे देगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो उस केस में वहां पर क्या आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। रेडमी अगर हम सर्च करते हैं तो यहां पर रेडमी भी आ जाएगा, ठीक है, रेडमी भी आ जाएगा। तो जो भी रेडमी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज थे वो सारे के सारे रिव्यूज जो हैं वो यहां पर आपको आ जाएंगे। अब लेट्स सपोज कि मुझे ये सारे रिव्यूज को, ठीक है, ये सारे रिव्यूज को क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। अब कहाँ स्टोर करना है इस सारे के सारे रिव्यूज को, तो मे बी मुझे स्टोर करना है इन सारे के सारे रिव्यूज को इन सारे के सारे रिव्यूज को मुझे स्टोर करना है इन अ MongoDB। तो हम कैसे इन सारे के सारे रिव्यूज को जो है वो स्टोर करेंगे इनसाइड MongoDB, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि कैसे सारे के सारे रिव्यूज को। तो यहां पर देखिए आपको रिव्यू आ रहा है इनसाइड अ लिस्ट, ठीक है, इनसाइड अ लिस्ट आपको रिव्यू आ रहा है, और लिस्ट के अंदर क्या अवेलेबल है, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर बेसिकली यहां जहां आप रिटर्न करवा रहे हो, ठीक है, ये जहां आप रिटर्न करवा रहे हो, तो लिस्ट के अंदर आपके पास क्या अवेलेबल है, लिस्ट के अंदर अवेलेबल है आपको डिक्शनरीज, ठीक है, 1 बाई 1 आपके पास डिक्शनरीज बन के आ रहा है। तो MongoDB में डिक्शनरी ही तो स्टोर होता है, और इवन हम लोग बल्क अपडेट भी कर सकते हैं वहां पर। तो सिंपल सा हम यहाँ MongoDB को कनेक्ट करवा देंगे, और कनेक्ट करवा के उसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन अ ईजिएस्ट पॉसिबल वे। हम लोग सारे के सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब कैसे स्टोर करेंगे सारे के सारे डेटा को, तो सबसे पहले जाते हैं गूगल पर, ठीक है, और MongoDB जो है MongoDB लॉगिन कर लेते हैं। अब MongoDB क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो MongoDB जो है उसमें साइन इन कर लेते हैं, चलिए चल के, ठीक है, और यहां पर गूगल, और उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि मैं MongoDB में यहां पर लॉग इन कर लूंगा, ओके। तो MongoDB में यहां पर लॉगिन मैंने कर लिया। अब सबसे पहले मुझे करना होता है कनेक्ट, ठीक है। तो अब कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कनेक्ट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, यहां पर पाइथन सर्च करेंगे, पाइथन 3.6 और लेटर कर लेंगे, इंक्लूड द ड्राइवर कोड कर लेंगे, और इसको कर लेंगे हम लोग कॉपी। पासवर्ड आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आपको रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो URL था, ये URL हम यहां पर कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इंपोर्ट क्या करेंगे सबसे पहले, तो इंपोर्ट यहां पर लिख दीजिए, इंपोर्ट PyMongo,
ठीक है। पाईमोंगो आप सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आपका यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, पाईमोंगो आपने इंपोर्ट कर लिया, तो बाय डिफॉल्ट जो है मोंगो डीबी वो अवेलेबल नहीं है, या मोंगो डीबी का ड्राइवर जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मोंगो डीबी के ड्राइवर को अगर मुझे इंस्टॉल करना है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा रन पाइथन कोड के अंदर, और उसके बाद मेरे खुद के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले तो ls कर लो, ठीक है, ls कर लो और cd कर लो क्या, रिव्यू स्क्रैपर। ठीक है, रिव्यू स्क्रैपर आप ls कर लो। उसके बाद फिर यहाँ पर सारे फोल्डर मुझे दिख गए, सारे फाइल्स मुझे दिख गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल पाईमोंगो यहाँ पर कर देंगे। तो पिप इंस्टॉल पाईमोंगो करेंगे तो ये मोंगो डीबी का ड्राइवर जो है इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। अब जैसे ही मोंगो डीबी का ड्राइवर यहाँ पर इंस्टॉल हुआ इस टर्मिनल के अंदर, अगेन जस्ट मेक श्योर कि आप उस फोल्डर के अंदर हो जिस फोल्डर के अंदर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, अदरवाइज आपका कोड काम नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर MongoDB मैंने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया सक्सेसफुली, पाईमोंगो इंस्टॉल कर लिया सक्सेसफुली। अब सबसे पहले MongoDB में करना क्या होता है, तो MongoDB में बेसिकली आपको करना होता है सबसे पहले तो कनेक्शन। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर मुझे पूरा URL मिल गया। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कनेक्शन वाला URL। ठीक है, इंडेंटेशन थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ठीक कर देते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, और पासवर्ड ध्यान से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पासवर्ड pw skills। ठीक है, तो ये मैंने अपना पासवर्ड दे दिया, मेरा यूजर आईडी हो गया, तो पासवर्ड भी हो गया, यूजर आईडी भी हो गया। अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो मेरा डेटाबेस इज इक्वल्स टू क्लाइंट हो गया, और क्लाइंट के अंदर हम दे देंगे डेटाबेस का नाम कि review_scrap, ये मेरा डेटाबेस का नाम हो गया, ये हम यहाँ पर दे दिए। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद मुझे कलेक्शन बनाना पड़ेगा ताकि मेरा डेटा जो है वो स्टोर हो सके उसके अंदर, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, कलेक्शन बनाएंगे। कलेक्शन डेटाबेस के अंदर बनता है, जो हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि review_scrap_data, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये मेरा हो गया review_collection। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब ये जब आपका बन जाता है, ठीक है, ये जब आपका बन जाता है तब आप क्या करोगे, कलेक्शन बन गए आपके डेटाबेस बन गए। ठीक है, सारे के सारे चीज आपके जो है यहां पर बन गए। अब यहां पर आप क्या करोगे कि रिव्यू, ठीक है, आप यहां पर क्या करोगे, रिव्यू कलेक्शन डॉट इंसर्ट कर दोगे आप। तो इंसर्ट क्या करोगे आप, इंसर्ट मिनी कॉल करोगे, और इसके अंदर जो आपके रिव्यूज वाले, ठीक है, रिव्यूज वाले जो पूरे के पूरे लिस्ट है, REVIEWS, ठीक है, ये वाला जो आपका पूरा का पूरा लिस्ट है, ये पूरा का पूरा लिस्ट आप इसके अंदर डाल दोगे। अब जैसे ही आप डालते हो ये पूरा का पूरा लिस्ट, आपके MongoDB के अंदर डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो चलिए एक बार और रन कराते हैं इसको और देखते हैं कि डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रन कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे python app.py, और जैसे ही आप करोगे वैसे ही ये रन हो जाएगा, और वैसे ही आपको यहाँ पर ये दिखने लगेगा। तो आप इसको URL को रिफ्रेश कर दो, और उसके बाद फिर कुछ सर्च कर लो iPhone 7 वगैरह करके। iPhone 7 हमने सर्च किया, ठीक है, तो डेटा मेरा यहाँ पर आ गया है। अब डेटा मेरा आ गया, मैं जाके डेटाबेस भी चेक करूँगा। तो डेटाबेस जाके चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर करेंगे ब्राउज कलेक्शन, डेटाबेस के अंदर जाकर MongoDB वाले। ठीक है, अब यहाँ पर रिव्यू स्क्रैपर करके देखिए, जो आपने डेटाबेस बनाया था रिव्यू स्क्रैपर करके, वो डेटाबेस यहाँ पर आ गया। ठीक है, डेटाबेस यहाँ पर आ गया। उसके अंदर आपने बनाया था बेसिकली कलेक्शन, रिव्यू स्क्रैप डेटा करके आपने बनाया था कलेक्शन। अब वो कलेक्शन भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, और देखोगे तो पूरा का पूरा डेटा जो था, प्रोडक्ट का नाम, रेटिंग, कमेंट हेड, सब कुछ A to Z सब कुछ, राइट, सब कुछ यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपके डेटाबेस में भी स्टोर हो गया। तो जितना बार भी आप हिट करोगे, हर बार वो अपने आप डेटाबेस के अंदर भी स्टोर करते जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू आप MongoDB के अंदर भी सारे के सारे डेटा को इंसर्ट कर पा रहे हो इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, अब ये URL अगर मैं शेयर कर दूं अपने मोबाइल पर भी, ठीक है, ये वाला URL जो है अगर मैं शेयर कर दूं अपने मोबाइल पर भी, ठीक है, तो कोई भी इसको देख सकता है अभी भी, क्योंकि ये अभी भी लाइव है। ठीक है, ये जो है ये पूरा ग्लोबल है। अगर आप शेयर करो किसी के साथ
तो कोई भी इस पर सर्च कर सकता है, कोई भी इसको देख सकता है जब तक आपका लैब जो है अप एंड रनिंग रहेगा। ठीक है, तो जब तक आपका लैब अप एंड रनिंग रहेगा इसको कोई भी देख सकता है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल में भी आपको दिखा देता हूं ये वाला सेम चीज। तो यहां पर मैं अपने मोबाइल में भी इसको एक्सेस कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा अभी कि मोबाइल में भी, ठीक है, मोबाइल में भी मेरा ये जो यूआई है, एक मिनट इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं हम लोग। ये ऑटो फोकस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, हाँ अभी दिख गया आपको। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा आप कि हम लोग मोबाइल में भी इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब ये जो यूआरएल है ये बेसिकली आपका ग्लोबल यूआरएल हो गया। ठीक है, ये ग्लोबल यूआरएल हो गया और लैब जो है ऑलरेडी एडब्ल्यूएस पर डिप्लॉयड है, तो आप वहां से एक्सेस इसको कर सकते हो इन अ इजीएस्ट पॉसिबल वे। अब मुझे क्या करना है कि लेट्स सपोज कि मुझे इस पूरे के पूरे कोड को, ठीक है, पूरे के पूरे कोड को पुश करना है गिटहब रिपोजिटरी में। मैंने इसको स्टॉप कर दिया, कंट्रोल एक्स डालिए तो आपका स्टॉप हो जाएगा ये वाला पूरा का पूरा। ठीक है, अब जो भी यहां पर अवेलेबल है, ठीक है, ये सारे फाइल्स जो हैं इसको उड़ा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो जो भी यहाँ पर आपका अवेलेबल है, ठीक है, जो भी डेटा आपका यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी फोल्डर आपके हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे चीज़ को मुझे पुश करना है अपने खुद के गिटहब यूआरएल में। ठीक है, अपने खुद के गिटहब यूआरएल में ये सारे के सारे चीज़ को मुझे पुश करना है। तो अब कैसे करेंगे हम सारे के सारे चीज़ को अपने गिटहब यूआरएल में पुश? ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं एक बार कि इसको कैसे हम लोग पुश कर सकते हैं अपने गिटहब यूआरएल में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि गिटहब पहले तो ओपन कर लें आप, ठीक है, और उसके बाद फिर एक नया रिपोजिटरी बना लीजिए उसके अंदर। अब जैसे ही आप यहाँ नया रिपोजिटरी बनाइएगा, ठीक है, चलिए बनाते हैं एक। तो यहाँ पर review_scrap_pw skills_hindi हिंदी, तो इस तरह से करके हमने यहाँ पर यूआरएल एक रिपोजिटरी अपना बना लिया। ठीक है, तो रिपोजिटरी बन गया। रिपोजिटरी बनने के बाद ऑटोमेटिकली आपको ये वाला कमांड का लिस्ट आ जाता है। तो 1 बाय 1 आप कमांड चलाइए और उसके बाद फिर ये वाला कोड जो है ऑटोमेटिकली पुश होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे, पहले तो क्लियर कर देते हैं, क्लियर। ठीक है, उसके बाद फिर गिट करेंगे init। ठीक है, गिट इनिट कर दिए हम लोग। ठीक है, गिट इनिट कर दिए, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर गिट ऐड कर दो आप, ठीक है, ऐड डॉट यहाँ पर लिख दो, तो गिट ऐड, तो ये सारा का सारा कोड जो है जो इस फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, अगेन इस फोल्डर के अंदर आगे करना है आपको। तो ये वाला गिट ऐड करने से ऐड हो गया। अब नेक्स्ट कमांड आपका क्या है, कमिट करना है आपको। ठीक है, तो कमिट के लिए आप सीधे इसको कॉल कर लो और कमिट करने के टाइम में आपको देगा ये वाला हिंट कि एक काम करो, बेसिकली आप अपना आप अपना जो है ईमेल आईडी भी ऐड करो। कल हमने सिखाया था ये भी आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या करो, आप जाके सिंपल सा जो भी ईमेल आईडी है जिससे आपका गिटहब लॉगिन है वो यहां पर लिख दो। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप अपना नाम यहां पर लिख दोगे। ठीक है, तो जो भी आपका रेपो का नाम है वो यहां पर आप लिख दो, जो आपका गिटहब का नाम है वो यहां पर आप लिख दो। तो मैंने नाम लिख दिया, ठीक है, मैंने नाम लिख दिया यहां पर और मैंने ईमेल आईडी दे दिया यहां पर। ओके, ठीक है, ये हो गया। तो नाम आपको मिल गया होगा और उसके बाद फिर आपको यूजर नेम यहां पर मैंने डाल दिया। चलिए, ये जब हो जाता है, ठीक है, ये जब आप यहां पर डाल दोगे उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद फिर से आप कमिट पर कॉल कर दो, तो कमिट यहां पर ये करना स्टार्ट कर देगा। ओके, कमिट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो है मुझे कहाँ कमिट करना है, तो मुझे मेन ब्रांच में कमिट करना है, तो मैं वो डाल दूंगा यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या, तो उसके बाद आपको रिमोट ऑरिजिन जो है वो ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो रिमोट ऑरिजिन कॉल किए और ऐड करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, बट यहाँ पर बोलता है कि रिमोट ऑरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी कल वर्कअराउंड बताया था कि अगर रिमोट ऑरिजिन ये वाला एरर अगर आ रहा है, ठीक है, और फिर भी आपको अलग से रिमोट ऑरिजिन मतलब यूआरएल जहां पर आपको कोड डालना है वो ऐड करना है, तो सिंपल सा गिट रिमोट, उसके बाद फिर रिमूव REMOVEORIGIN, ठीक है, ऑरिजिन। तो उसके बाद फिर पहला वाला कमांड जो है फिर से आप चला दीजिए, तो इस बार आपको एरर नहीं आएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा गिट पुश कर देना है। आपको ऑथेंटिकेशन मांगेगा इस बार, तो यहां पर अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद ये कोड देगा आपको 6 डिजिट का, तो कोड कॉपी कीजिए
ओपन पर क्लिक कीजिए, कोड पेस्ट कीजिए एंड कंटिन्यू। तो जो हमने कल किया था वही, और उसके बाद फिर इसको ऑथराइज कर दीजिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर मुझे पासवर्ड मांग रहा है मेरे गिटहब लोकेशन का, कि मेरे गिटहब का बेसिकली पासवर्ड क्या है। तो मेरे गिटहब का पासवर्ड जो है वो यहाँ पर डाल देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑल सेट, और यहाँ पर अपने आप जो है कोड पुश करना स्टार्ट कर दिया, और सारा कोड मेरा पुश कर दिया। कोई भी चेंजेस अगर हम कोड में करेंगे, ठीक है, तो वो भी वहाँ पर पुश कर देगा। तो अगर आप जाके अभी रिफ्रेश करोगे, ठीक है, अभी आप जाकर अगर यहाँ पर रिफ्रेश करोगे, ठीक है, अभी यहाँ पर जाके अगर आप रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश करते के साथ ही मेरा सारा का सारा कोड जो है जिस फोल्डर में था वो दिख गया। देखिए, राइट, ये पूरा का पूरा कोड जो था यहाँ पर दिख गया, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर दिख गया मुझे। ठीक है, दिख गया मुझे, बहुत ही सिंपल से वे में, बहुत ही साधारण वे में ये सारा का सारा चीज़ जो है मुझे यहाँ पर दिख गया। अब requirement.txt के अंदर हमने ये सारा का सारा तो डाल दिया था, PyMongo नहीं डाला था। ठीक है, PyMongo जो मैंने लेटेस्ट इंस्टॉल किया था वो नहीं डाला था। तो मैं क्या करूंगा कि PyMongo जो है उसको भी requirement.txt के अंदर, ठीक है, requirement.txt जो है उसके अंदर ट्राई करेंगे अपडेट करने का PyMongo को भी, ताकि वो PyMongo भी अगले बार से मेरे लिए इंस्टॉल कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर PyMongo भी हम लोग ट्राई करेंगे इंस्टॉल करवाने का। अब ये जो है, ठीक है, ये मैंने requirement.txt फाइल में अपडेट किया है। ठीक है, अपडेट किया है, अब मेरे गिटहब में ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पर भी अपडेट लेके आए, जो लेटेस्ट वाला है वो कैसे अपडेट लेके आए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सेम, ठीक है, सेम आपने जो लास्ट बार किया था, सिंपल सा इसको क्लियर कीजिए। ठीक है, क्लियर कीजिए यहाँ पर, और उसके बाद फिर आप लिखिए git commit commit -m मैसेज मतलब, ठीक है, और उसके बाद फिर लिखिए चेकिंग इन न्यू कोड। ओके, मतलब जो भी आपने अपडेट किया है वही सिर्फ अपडेट होगा। तो यहाँ पर बेसिकली योर ब्रांच इज स्टिल अप टू डेट ओरिजिन मेन, तो यहाँ पर मैंने बेसिकली चेंज किया है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, तो ब्रांच जो है वो अपडेटेड है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर हम सिंपल सा पुश कॉल कर देंगे। ठीक है, पुश कॉल कर देंगे, तो जो भी, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि एवरीथिंग इज अप टू डेट, तो ये वाला जो चेंजेस है, ये चेंजेस को ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। अभी फिर से अगर हम कमिट पर कॉल करें, ठीक है, तो यहाँ पर नो चेंजेस एडेड टू द कमिट, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम करते हैं git init। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर कॉल करते हैं git add सबसे पहले तो। ठीक है, git add कॉल करते हैं, और add जैसे ही आप कॉल करोगे उसके बाद आप कॉल कर दो कमिट को। ठीक है, तो वन फाइल चेंज यहाँ दिखा दिया, सिंपल git init git add और git commit। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करेंगे इसको पुश करने का। ठीक है, तो यहाँ पर पुश करने का हम लोग ट्राई करेंगे, तो जो भी आपके चेंजेस थे वो अपने आप ही यहाँ पर पुश हो गए। अब यहाँ पर जाके अगर हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो मुझे दिख जाएगा PyMongo भी यहाँ पर ऐड हो गया है। तो कुछ भी आप कोड के अंदर लिखो, कोई भी फाइल के अंदर आप चेंज करो, ठीक है, उसको आप इजिली यहाँ पर पुश कर सकते हो। ठीक है, उसको इजिली यहाँ पर पुश कर सकते हो, और ये पूरा का पूरा फाइल जो है मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोड को बेसिकली पुश भी कर दिया गिटहब के अंदर। ठीक है, कोड को पुश भी कर दिया, जो भी अपडेट थे कोड के अंदर वो भी आप यहां पर डाल सकते हो इन ईजीएस्ट पॉसिबल वे। तो सारे के सारे चीज जो है आपके पास अवेलेबल हो गए। तो ये जो app.py है, ठीक है, app.py है ये बेसिक वाला, ये मेरा लैब के अंदर चल गया। ठीक है, ये मेरा लैब के अंदर चल गया। अब मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, तो मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इसको AWS के अंदर डिप्लॉय करना है। ठीक है, अभी तो ये डिप्लॉयड है बट ये लैब के अंदर है, राइट। अभी भी ये वाला जो URL है आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो और वो उसका एक्सेस कर पाएगा, बट मुझे इसको AWS के अंदर डिप्लॉय करना है। अब कैसे इसको AWS के अंदर या Azure के अंदर हम डिप्लॉय करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, वो भी देखेंगे आपके नेक्स्ट आने वाले क्लास में। तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, यहाँ पर सारे के सारे चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का, सारे के सारे चीज़ों को समझने का लाइन बाय लाइन, और कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, और मेरा डेटा भी जो है वो MongoDB के अंदर स्टोर हो रहा है। तो जो भी हम सर्च करते जाएंगे वो डेटा अपने आप क्या होगा, स्टोर होते जाएगा मेरे MongoDB के अंदर। ठीक है, और जब भी आप MongoDB का URL दें तो अपना URL से मेरा URL आप चेंज कर लें, क्योंकि ये URL जो दिया हुआ है ये मेरा URL दिया हुआ है। अगर आप भी यही URL रखोगे तो मेरे MongoDB के अंदर डेटा इंसर्ट होगा, आपके MongoDB के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो MongoDB क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था, और MongoDB को यहाँ पर हम लोग यूज भी कर रहे हैं फॉर स्टोरिंग अ डेटा। तो जस्ट मेक श्योर कि ये डेटा जो है, ये वाला URL, इसको चेंज कीजिए, और उस हिसाब से आपका डेटा जो है स्टोर हो जाएगा आपके MongoDB के अंदर। ठीक है,
तो विद दैट थैंक यू सो मच गाइज, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर।